हरियाणा और महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात 21 अक्टूबर को होने वाले हैं, जिसके लिए तमाम पार्टियां वोटर्स को लुभाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। हरियाणा में बीजेपी, कांग्रेस और आईएनएलडी समेत दीगर पार्टीज ने अपने इंतखाबी मंशूर जारी कर दिए हैं। इंतखाबी मंशूर में तमाम पार्टीज ने किसानों को अपनी जानिब रागिब करने के वादे किए हैं, चाहे वो कर्ज माफी हो या फिर बिजली बिल माफी या फिर बगैर सूद के कर्ज का वादा। तो वहीं महाराष्ट्र में भी कांग्रेस एनसीपी इत्तेहाद ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है और आज बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। महाराष्ट्र में पार्टीज ने नौजवानों को अपनी जानिब खींचने के लिए सरकारी नौकरियों और बेरोजगारी भत्ते समेत कई वादे किए हैं। इंतखाबी मंशूर जारी करने के साथ साथ पार्टीज के बड़े लीडरान धुआंधार रैलियां भी कर रहे हैं, लेकिन रैलियों में बीजेपी राफेल और दफा 370 पर फोकस करके फिर से राष्ट्रवाद का मुद्दा बनाने की कोशिश में लगी है। आपको बता दें कि दोनों रियासतों में 21 अक्टूबर को वोटिंग है, तो 24 अक्टूबर को दोनों जगह के नतीजे एक साथ आएंगे। महाराष्ट्र की सभी 288 असेंबली सीटों पर, तो वहीं हरियाणा की सभी 90 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। देश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ आज खड़ा है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता देश और दुनिया में इस निर्णय को लेकर के अफवाहें फैलाने में जुटे हैं। मेरे कांग्रेस के भाइयों और बहनों, अरे आपको मोदी को जितनी गाली देनी है दो, बैंकॉक, थाईलैंड, वियतनाम, जहां से भी गालियां इंपोर्ट करनी है तो भी करने की छूट। मोदी पर जो कहना है कहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेहरबानी करके हिंदुस्तान जिस तरह आज हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहा है, उसकी पीठ में छुरा भौंकना बंद कर दीजिए। और आप में हिम्मत है तो कहिए कि हम 370 वापस लाएंगे, कह दो ना जरा बाजार में निकलो, कहो, मैं देखता हूं कैसे कहते हो। हरियाणा के गांव अगर आगे न आते तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन इतना व्यापक न होता, इतना प्रभावी न होता, इतना परिणामकारी न होता। और मेरा हरियाणा का हर व्यक्ति बोलता है, मारी छोरी के छोरों से कम है। ये आवाज हरियाणा के गांव से निकली है। ऐसी आवाज जब आंदोलन बनती है तभी दुनिया कहने को मजबूर होती है कि वाकई हिंदुस्तान की बेटियां धाकड़ है, धाकड़। तो महाराष्ट्र की 288 और हरियाणा की 90 सीटों पर 21 तारीख को वोट डाले जाएंगे। 24 तारीख को दोनों जगह के नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले सियासत अपने पूरे उरूज पर है। धुआंधार रैलियां की जा रही हैं और खास बात इसमें ये देखने को मिल रही है कि रैलियों में जो बात की जा रही है वो दरअसल संकल्प पत्र या फिर मैनिफेस्टो की हम बात करें, उसमें वो दोनों मुद्दे बिल्कुल अलग अलग हैं। जहां रैलियों में हमें राष्ट्रवाद के मुद्दे सुनने को मिल रहे हैं, 370 की बात सुनने को मिल रही है लगातार, तो वही इंतखाबी मंशूर की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर किसानों की आमदनी दुगना कर देंगे, किसानों को 3 लाख रुपए बिना ब्याज फसल लोन दिया जाएगा, युवा विकास और स्वरोजगार मंत्रालय का गठन किया जाएगा, 25 लाख युवाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाएगी, हर गांव में महिलाओं को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी जाएगी। ये तमाम ऐसे वादे हैं मोटे मोटे तौर पर जो किए गए हैं, यानी कि किसानों को और युवाओं को पूरी तरीके से लुभाने की कोशिश की गई है। लेकिन सवाल यह है कि जो बातें
संकल्प पत्र में या फिर इंतखाबी मंशूर में की जा रही हैं, वही बातें रैली में क्यों नहीं की जा रही हैं? और किस तरफ जा रहा है महाराष्ट्र और हरियाणा का ये इलेक्शन? इस पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ गया है। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ माधवी अग्रवाल हैं, लीडर हैं बीजेपी के, स्टूडियो में मौजूद हैं। संजीव कौशिक साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनिल गर्ग साहब हैं, सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और आरएसएस विचारक भी हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरुआत माधवी जी मैं आपसे करना चाहूंगी कि हम लगातार ये देख रहे हैं, चाहे हरियाणा की हम बात करें या हम महाराष्ट्र की हम बात करें, लगातार 370 की बात की जा रही है, राष्ट्रवाद की बात की जा रही है। एक बार फिर से वो मुद्दे हमें देखने को मिल रहे हैं जो हमें आम इलेक्शन में देखने को मिले थे। तो क्या हम ये माने कि जो लोकल मुद्दे हैं वो पूरी तरह से गायब हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर लोकल मुद्दे गायब होते तो मैनिफेस्टो में इस तरीके से जो फोकस किया गया है युवाओं पर, किसानों पर, महिलाओं पर, बेटियों पर, तो ये नहीं होता। राष्ट्रवाद अपनी जगह है और इसको हम नकार नहीं सकते। 370 का मुद्दा था जो कि बहुत पुराना और बहुत सेंसिटिव मुद्दा था। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जब इस प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को लिया तो पूरे भारत की जनता ने इसको पूरी तरीके से इसका सपोर्ट भी किया। और आज देखिए कि इतना बड़ी पहल के बाद बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ी पहल की गई जिसके लिए लोग इतने सालों से डरते रहे। 370 को लेकर विपक्षियों ने कई सारी बातें की, लेकिन कई बार बातों के बाद भी उस पर किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया, किसी तरीके का इनिशिएटिव नहीं लिया गया। तो कहीं ना कहीं डर लगता था बाकी सरकारों को कि वो इस इतने सेंसिटिव मुद्दे को छुए कि नहीं छुए। लेकिन इसके बावजूद मोदी जी ने हमारी सरकार आई तो मोदी जी का सबसे पहले यही था कि 370 को जो है कश्मीर से हटाना है। और उसको लेकर जिस तरीके से उन्होंने पूरी मेहनत और पूरी एकदम मशक्कत के साथ उन्होंने इस चीज को जब शुरू किया तो आज उसका परिणाम देखने को मिला कि कश्मीर जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर। जी, आप किसानों की बात ना करें, उनके सूखे की बात ना करें, उनकी आत्महत्याओं की बात ना करें, बेरोजगारी की बात ना करें, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो बंद हो रही है उनकी बात ना करें, मंदी की बात ना करें? क्यों नहीं करें? क्यों नहीं करें? मैनिफेस्टो को आप देखेंगे यदि जहां भी भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो आए हैं उनमें इन्हीं सभी मुद्दों को जो कि जनसाधारण लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो कि हमारे विकास का मुद्दा है, जो कि एक साधारण व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाने का मुद्दा है, उन सभी मुद्दों पर, खास करके किसानों के मुद्दों पर, महिलाओं के मुद्दों पर, युवाओं के मुद्दों पर आप देखिए कि लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में स्थापित हुई है तब से लेकर आज तक युवाओं को लेकर और महिलाओं को लेकर जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी जो एक पहल रखी है उसको नकार नहीं सकते। और आज उसी का परिणाम है कि हरियाणा जैसी जगह पर जहां पर इतनी सारी महिलाओं को लेकर समस्या थी, बेटियों को लेकर समस्या थी, जो पहले ही आते ही बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को जिस तरीके से नारा लगाया और उसको लेकर जिस तरीके से काम किए गए, जिसकी इतनी मुहिम चलाई गई, उसका ये परिणाम है कि आज जो बेटियों की जो भ्रूण हत्याएं होती थी उस पर कितनी लगाम लगी है और जो लड़के और लड़कियों के बीच का जो रेशियो था उसमें बहुत कमी आई है। तो ये बहुत अच्छी बात है और इन मुद्दों को कभी नकार नहीं सकते क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर जो एक नारा लगा हुआ है शुरू से, उसको भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है। और यही कारण है कि पूरे भारत में, पूरे भारत की जनता, देश का हर नागरिक जो है वो हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी को अपना बहुमूल्य वोट देकर आगे लेकर आ रहा है। बिल्कुल। चलिए संजीव कौशिक जी, लेकिन सवाल ये है कि जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो जहां एक तरफ बीजेपी मुस्लिम आरक्षण रिजर्वेशन को लेकर मुखालफत करती है तो वहीं हम ये देखते हैं कि शिवसेना ये कहती है कि उसे इससे कोई परेशानी नहीं है, मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हम मुस्लिम मुखालिफ नहीं हैं बल्कि हम पाकिस्तान मुखालिफ हैं। तो ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी शिवसेना को ये कहने की? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ रिझाने की पूरी कोशिश है और दो पार्टियां जो एक साथ एक अलायंस में मौजूद हैं वो दोनों अलग अलग तरह की बातें कर रही हैं? देखिए, पिछले कुछ सालों से जब देखेंगे आप, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी भले एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन लगातार शिवसेना की स्थिति जो थी महाराष्ट्र में वो लगातार नीचे की तरफ शाखून की जाती हुई दिखाई दे रही थी, जिसके चलते उन्होंने एक नया प्रयोग भी किया है कि सदियों बाद उन्होंने दशकों बाद उन्होंने अपने प्रत्याशी को पहला है उन्होंने चुनावी रण क्षेत्र में उतार दिया है। शायद उनको इसका कुछ लाभ मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना भले दोनों एक साथ हैं लेकिन लगातार एक दूसरे पे
बढ़त बनाने की कोशिश वहां पे जारी है। बड़ा भाई और छोटा भाई की लड़ाई वहां पे भी चल रही है। दूसरी तरफ यदि हम दोनों जगहों के चुनाव की यदि बात कर लें, रिझाने के लिए आपका मूल सवाल जो था वो इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं इसमें कि उनकी कोशिश तो है इस तरह से अपने अपने पाले में लाने के लिए, चूंकि सबका साथ सबका विकास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी यदि अपना नारा बना ली है या उसको लग रहा है कि इस नारे से उन्हें कुछ फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस नारे का एक काट भी उनको दिखाई दे रहा है शायद शिवसेना वाले को कि किसी तरह से अपने पाले में भी कुछ खींच खिलाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रवाद के लहर पे सवार भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में कामयाबी मिली है, जो स्वाद उन्होंने चख लिया है वही स्वाद लगातार अब इसमें भी प्रयोग के तौर पे इस चुनाव में भी कोशिश की जा रही है कि दोहराया जाए। यहां भी 370 और 35A की बात यदि हो रही है, ये हम क्यों भूल जाते हैं कि ये राज्य स्तरीय चुनाव है, राज्य की अलग अपनी समस्या होती है, अपनी मजबूरी होती है। उस चुनाव उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, भूख भय भ्रष्टाचार बेरोजगारी उनकी बात कर ले, गिरती अर्थव्यवस्था की बात कर ले, कोई इस पे बात नहीं करना चाहता। दरअसल ये एक ऐसा मुद्दा हाथ लग गया है कि इसी के बहाने अब राज्य की चुनाव भी लड़ने की कोशिश हो रही है। लगातार हमने सुना कि आज भी मैं प्रधानमंत्री का तहरीर सुन रहा था, सारे समस्याओं को, सारे सरकारी मुद्दों को एक तरफ टालते हुए 370 और 35A की जिस तरह की बात की जा रही थी, ये जेहन में भरने की कोशिश की जा रही थी। कल मैंने सुना, कल भी एक तहरीर में वो बता रहे थे जिस तरह से कि रक्षा मंत्री का बयान मैंने सुना कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे। अरे साहब, ये आप राज्य के चुनाव में पाकिस्तान के टुकड़े करने लगे। जो मूल समस्या आप ये देखें कि एक बयान अगर हम ये देखें, उत्तर प्रदेश के अभी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, वो महाराष्ट्र में जाते हैं, वहां पर एक रैली को खिताब करते हैं और वहां पर जाके कहते हैं कि अगर आप भाजपा को वोट देंगे तो पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम गिरेगा। मतलब यही किस तरह के किस नाम पर वोट मांगने की कोशिश की जा रही है। यही मैं बोलना चाह रहा हूं कि देश की जनता अब इस चीज को समझ रही है कि आपने कितने दिनों तक केवल राष्ट्रवाद के नाम पे जिस तरह से खंडित किया। आप एक बार क्यों नहीं चर्चा कर लेते? यदि आपको चैलेंज देना है, अभी प्रधानमंत्री चैलेंज दे रहे थे कि विपक्ष को मैं चैलेंज देता हूं कि 370 वो पुनः सत्ता में वापस आए तो ला देगी। मैं कह रहा हूं कि चैलेंज यदि देना है तो ये क्यों नहीं कहते कि बेरोजगारी जो खत्म हुई है वो सूखा, उसको हम खत्म कर देंगे, बेरोजगारी की बात, लोगों को रोजगार देंगे। आइए मिलकर लड़ते हैं। ये क्यों नहीं चैलेंज देते कि जो गिरती हुई अर्थव्यवस्था है उसे सुधार देते? ये क्यों नहीं वो चैलेंज दे रहे हैं कि जिस तरह से सारे सेक्टर में आप यहीं से बगल में चले जाएं, गुड़गांव में चले जाएं, जिस तरह से धड़ाधड़ शटर डाउन हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, क्यों नहीं कहते कि इनको दुरुस्त कर देंगे और सारे लोगों की जो नौकरियां खत्म हो रही है, लाखों लाख में लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उसकी बात क्यों नहीं करते वो? तो उनको पता है कि इन सब चीजों के बावजूद इनके चैलेंज से 370 और 35A लाने वाला जो चैलेंज है वो ज्यादा मुफीद है आज के वक्त में, और लोग इस पे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे और वोट देंगे। ठीक है अनिल गर्ग साहब, आपसे मेरा सवाल यह है, क्या आपको लगता है कि क्या बीजेपी को किसी भी तरह का चैलेंज, ये हरियाणा की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, अपोजिशन से फील नहीं हो रहा है? वो जो टक्कर होनी चाहिए थी वो टक्कर देखने को नहीं मिल रही है। हम रैलियां देख रहे हैं लगातार सबकी, लेकिन जो एक धार होनी चाहिए, जो पता चलना चाहिए कि 5 साल बाद इन स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, इधर से आरोप प्रत्यारोप हो, उधर से जवाब दिया जाए, वो सब नहीं नजर आ रहा है। बल्कि लग रहा है कि इसे एक तरफा बस बात हो रही है, हमारी जो मर्जी है हम कहेंगे, हम ओवर कॉन्फिडेंट हैं, फुल कॉन्फिडेंस में हैं कि जीत तो हमारी ही है। बात आपने जो कही दृश्य तो कमोबेश वैसा ही है, लेकिन उसके कारण अलग अलग हैं। जैसे आप बता रही हैं, इस समय ये जो चुनाव है, इसमें चुनाव बेसिकली मुद्दे रैली में कुछ भी उठे, लेकिन दोनों जगह भाजपा की सरकार है। जो वोट मिलेगा वो भाजपा ने 5 साल में पीछे क्या किया राज्य सरकार ने, उसके ऊपर रेफरेंडम है। जनता इस बात को ठीक से जानती है कि 5 साल तक उन्होंने क्या किया। आप क्या रैलियों में बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात जो आपने कहा विपक्ष वाली बात, विपक्ष दोनों जगह नहीं है, ये बात ठीक है। अपने अपने कांग्रेस और एनसीपी अपने अपने मसलों में उलझी हुई है। महाराष्ट्र में यहाँ पे एनएलडी 2 टुकड़ों में बट गई है, और आपकी जो कांग्रेस है हरियाणा में वो भी 2 टुकड़ों में बट गई। अशोक तंवर जो पहले अभी तक अध्यक्ष होते थे वो अपनी टीम लेके अलग हो गए हैं, और नई टीम कब खड़ी होगी और कब चुनाव लड़ेगी कुछ पता नहीं। लेकिन तो भी ये कहना कि एक तरफा चुनाव है और भाजपा अकेली ही चुनाव में है, ये गलत है। क्योंकि जनता एक तरह का जो चैलेंजर होता है ना, आपको चैलेंज सामने फील होता है, और चैलेंजर अगर दमदार हो तो लड़ाई में मजा आता है। डेमोक्रेसी की यही तो खूबसूरती है। नहीं, उसकी एक वजह दूसरी है। उसकी वजह ये नहीं है कि जो विपक्ष है वो कमजोर है, उसकी वजह ये भी है कि 5 साल तक इन्होंने जो करप्शन फ्री
भाजपा ने राज्य दिया। अभी तक बहुत बड़ा मुद्दा मेरे सुनने में नहीं आया कि हरियाणा में करप्शन का कोई बड़ा मुद्दा उठा हो या महाराष्ट्र में करप्शन का कोई बड़ा मुद्दा उठा हो। दूसरी बात है कि करप्शन को कम करने के लिए जो जो कार्य किए जाने चाहिए थे, हरियाणा सरकार ने तो एक से एक वो कार्य किए हैं। ये तो इंटरव्यू के नाम पे, नौकरियां देने के नाम पे कितनी रिश्वतखोरी होती थी, वहां पे खूब चलता था। लेकिन मेरे सुनने में नहीं आया कि अब इसके बाद जो उनको सीधी इंटरव्यू खत्म करके डी क्लास की नौकरी सीधी दी गई, उसके बाद से वहां पे जनता में एक अच्छा माहौल है और जनता को लग रहा है ये सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। इसलिए ये आप कह सकते हैं कि वहां पे विपक्ष बिखरा हुआ है और भाजपा को लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। लेकिन संजीव कौशिक जी, महाराष्ट्र में क्या आपको लग रहा है कि पीएमसी एक गले की फांस बन सकता है क्या बीजेपी और शिवसेना के लिए? लगातार हम ये एहतजाज होता देख रहे हैं, सड़कों पर लोग हैं। आज भी हमने देखा एक अकाउंट होल्डर 80 लाख रुपए उनके जमा थे, उनका बेटा जो है स्पेशल चाइल्ड था और लगातार वो वहां पर रिक्वेस्ट जाके कर रहे थे, उस प्रोटेस्ट में वो शामिल थे। इतना ज्यादा उन्होंने अपने ऊपर ये लोड ले लिया क्योंकि जाहिर सी बात है 80 लाख किसी के जमा है, 20,000 रुपए पर मंथ अगर 25,000 रुपए से मिलेंगे और उसके अखराजात जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो उनको हार्ट अटैक आया, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐसे हो सकता है कि खुदा ना खास्ता और इस तरह के केसेस सामने आए। क्या ये पीएमसी का मुद्दा बीजेपी और शिवसेना के लिए भारी पड़ सकता है? और देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जिस समय प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था, उस समय दलील यही दी गई थी कि जो भी जितने प्राइवेट बैंक वाले थे उनका कोई ईमान धर्म नहीं था, वो पैसे कहां से इकट्ठे करते थे और जनता के पैसे कहां इस्तेमाल करते थे। पता चलता था कि कभी मुंबई में वो फिल्म बना रहे हैं तो कभी किसी और जगह पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कोई गारंटी नहीं होती थी। कई बार पता चलता था कि रातों रात जिसमें प्राइवेट बैंक में आपने पैसे जमा किए उसका शटर डाउन है, वो पैसे लेके गायब हो गया। सरकार ने ये सोचा कि इन सारे जो इस तरह के प्राइवेट बैंक है उनका नेशनलाइज इसलिए सोच के किया कि कम से कम सरकार इस बात की जिम्मेवारी ले। हम जिम्मेवारी लेते हैं कि नहीं, आपके पैसे यदि बैंक में है तो सुरक्षित है। अब सरकारी बैंकों में भी यदि आपके पैसे सुरक्षित नहीं है तो देश की जनता जाए तो जाए कहां? ये बहुत बड़ी समस्या है। इस पे अब सरकार काम ना करे, ये तो सरकार के ऊपर भरोसा उठ जाने वाली बात है। जो पैसे हैं वो गाढ़ी कमाई के पैसे हैं, उन पैसों का यदि सरकार आप जिम्मेवारी नहीं लेते हैं और अचानक कहते हैं कि नहीं, आपको हम 5,000 देंगे, 1,000 देंगे, 10,000 देंगे, 20,000 देंगे, पता चलता है कि किसी की हार्ट अटैक हो जाए, किसी का जिंदगी भर का गाढ़े पैसे वो कमाई जो जिंदगी भर में उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे, वो गलत पैसे नहीं थे। एक घर से 4-4 लोगों के अकाउंट से वहां पर जी। अब एक सिस्टम ऐसा डेवलप होना चाहिए कि यदि किसी जनता के आम जनता के पैसे यदि इस तरह से ब्लॉक होते हैं तो सरकार इस पे हार्ड एक्शन ले कि किस तरह से उसके पैसे सुरक्षित रहे, उसकी जिम्मेवारी वो ले, वो भरपाई करे। लेकिन यहां भी डाल दिया जा रहा है आपकी सबसे बड़ी गलती थी, आपने ये काम किया। देखिए, इस तरह से हार्ट अटैक की यदि बात हो जाए तो हम कहते हैं किससे हम सवाल करें? बिल्कुल, सवाल तो सरकार से ही करेंगे ना। और निर्मला सीतारमण जब महाराष्ट्र गई थी, माधवी जी, हमने वो तस्वीरें भी देखी जहां पर 2 शख्स थे जो हाथ जोड़ जोड़ के, बल्कि उनके पैरों में एक तरह से पड़ने के लिए तैयार थे। वो ये कह रहे थे कि प्लीज हमारे जो पैसे हैं, हमारे खुद के पैसे जो हैं वो आप दिलवा दीजिए। उनके चेहरे पे मास्क लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि मुझे डायलिसिस के लिए जाना होता है, मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं की गई। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो सड़कों पर मौजूद हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि एक बार सरकार की तरफ से आके सिर्फ ये कह दिया जाए, भाई आपका पैसा महफूज है, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, हमें तसल्ली मिल जाएगी। लेकिन इतना भी अगर आश्वासन ना मिले तो जाहिर सी बात है कि लोगों में जो एक तरह का रेस्टलेसनेस है, जो लगातार वो सड़कों पर हैं, रो रहे हैं, वो तो और बढ़ेगा। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी व्यक्ति जब बैंक पर बहुत विश्वास के साथ में अपने पूरी गाढ़ी कमाई को जो है वो वहां जमा करता है तो उसके पीछे यही कारण होता है कि आपत्ति विपत्ति के समय में उन रुपयों का सही इस्तेमाल किया जा सके। ऐसी स्थिति में जब ऐसी सिचुएशन बन रही है कि लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सिचुएशन जो है वो हाथ से निकली हुई है। कहीं ना कहीं लोगों का फेथ जो है वो डगमगा रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि केंद्र सरकार या बाकी जो है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे या उसको लेकर उनके मन में कोई ऐसी आगे की रणनीति नहीं तैयार हुई होगी। हो सकता है कि बैंक के साथ में जिस तरीके की उस समय उनको सेटअप करने को लेकर जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसमें ये अड़चन आ रही है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी जो है इस पे बहुत अच्छी तरीके से कदम उठा के इस पे नियंत्रण किया जाएगा और जो आम जनता है उनको पूरी तरीके से विश्वास दिलाया जाएगा कि एक्शन आप लीजिए। लेकिन सवाल ये है कि आश्वासन तो दिया जा सकता है, उनके पैसे बिल्कुल सुरक्षित है। ये हो ही नहीं सकता है कि बैंक में उनके पास सारे कागजात हैं, सारी माधवी जी, यही तो वो कह रहे हैं कि एक बार आके सरकार की तरफ से ये कह दिया जाए
कि आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए, आरबीआई की तरफ से ये कह दिया जाए कि भाई आपके जो पैसे हैं, जो आपके हैं, खुद के हैं, आपकी मेहनत की कमाई है, वो कहीं नहीं जाने वाली है। उसमें देरी हो सकती है, इस घोटाले के बाद देरी हो सकती है, स्कैम के बाद, लेकिन वो जाएगा कहीं नहीं। अगर ये आश्वासन मिल जाए तो शायद लोगों को एक तसल्ली हो। बार बार यही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो जनता है वो अगर रास्ते पे उतरी है और इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो चुकी है तो उसके पीछे कारण है, क्योंकि इसमें दुख है, विलाप है और साथ में एक आक्रोश भी है। ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल इस पे कोई ना कोई हस्तक्षेप करते हुए बहुत जल्दी इस पे कोई निर्णय लेकर अपनी बात को रखा जाएगा और ठीक है। बिल्कुल पैसे सुरक्षित होने चाहिए उनके। ठीक है अनिल जी। बुशरा जी, इसमें एक जुड़ाव कानून है, मैं उसके बारे में यहाँ कोट करना चाहता हूँ। इसमें जो इससे जुड़ी हुई जो इंश्योरेंस कंपनी है उसमें ये कानून है, आज के दौर का जो कानून है वो ये है कि अगर बैंक कोई डूब जाता है और जिसके भी जो पैसे वहां जमा है तो सबको 1 लाख रुपया ही मिलेगा। आपके 80 लाख हैं, आपके 20 लाख हैं, आपके 10 लाख हैं, 5 लाख हैं, ये कानून अभी तक बना हुआ है। आज माननीय वित्त मंत्री जी ने जरूर घोषणा की है कि इसको 1 लाख से हम 10 लाख तक लेके जाएंगे और शायद जल्दी इसके लिए कोई अमेंडमेंट बिल आएगा। एक बात मैं कानून इसलिए याद दिला रहा था, जो आप अभी बार बार कह रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई एश्योरेंस आए, आपका एक एक पैसा सुरक्षित है, वो उस कानून से बाहर जा नहीं सकती है। नहीं, कानून तो अमेंड हो सकता है ना, जैसे आप अभी बोल रहे हैं। कानून अमेंड होता है, लेकिन हो सकता है, कानून अमेंड होता है, लेकिन जो मेरा मानना है कानून अमेंड होता है बियॉन्ड द डेट नहीं होता, कानून अमेंड होता है विद इन डेट होता है। हाँ, नहीं तो उस लेकिन आप ये बताइए कि अगर किसी ने, ये कोई प्राइवेट बैंक तो है नहीं, ये तो सरकारी बैंक है। नहीं, ये सरकारी बैंक नहीं है, ये सहकारी बैंक है, दोनों में फर्क है। ये कोऑपरेटिव बैंक है और जहां तक अभी आपने इससे पहले सवाल उठाया था कौशिक जी के सामने कि इसका चुनाव पे क्या असर पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि इस सहकारी बैंक के प्रमोटर कौन थे, डायरेक्टर कौन थे, कौन गिल्टी है, किसने किस तरह से डुबाया। जब इसकी तह में जाएंगे तो हो सकता है बीजेपी को नुकसान के लिए इसका फायदा मिले, क्योंकि करप्शन किसने किया और कैसे हुआ, जब इस पे जाएंगे तो हो सकता है, मैं अपना अंदाजा बता रहा हूं, क्योंकि इसके जो कोऑपरेटिव वहां पे मूवमेंट चलती है उसका कौन मुखिया है और कौन किस तरह से इसको इस्तेमाल करता है, ये किसी से छुपा नहीं है। ठीक है अनिल जी, अगर 2 सेकंड के लिए भी ना हम में से जो चारों लोग हैं यहाँ पर, उन लोगों की जगह अपने आप को रखकर देखेंगे सिर्फ 2 सेकंड के लिए भी, तो शायद उनके दर्द का हम लोगों को एहसास होगा। और शायद यहाँ पर बैठकर बहुत प्रैक्टिकल बातें करना अच्छा लग सकता है, लेकिन जिस दर्द से वो लोग गुजर रहे हैं, जिनकी 5-5, 10-10 हजार रुपए जिनकी सैलरी महीने की मिलती थी और उसमें से भी उन्होंने चंद हजार रुपए जोड़ कर उस बैंक में डाले थे, किसी की बेटी की शादी होनी थी, किसी को अपने बच्चे को भेजना था, कोई बीमार था, किसी को घर बनाना था, किसी को घर की किस्त देनी थी, तमाम उनके ख्वाब जुड़े हुए थे, वो ख्वाब फिलहाल चकनाचूर हो गए हैं।